चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जिस सेक्टर की, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा। ठीक है, अब यूं तो टेक्निकली इंफ्रा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो, इंफ्रा में रोड्स आ जाती हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, राइट। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो सब इसमें आ जाता है। तो अब ऐसे सोचो कि इंफ्रा बेसिकली ना मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, चाहे रोड्स बिल्डिंग है, चाहे बिल्डिंग्स हैं, चाहे कुछ भी है ऐसा जिससे देश की कनेक्टिविटी और देश का विकास हो, वो सारी के सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इसमें ना कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा को हम एक साथ ले रहे हैं, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, राइट, जिससे देश में क्रिएशन होती है चीज़ों की। अब ये सोचो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार कब खर्चा करती है, कब खर्चा करती है? एक तो इलेक्शन के टाइम पर, ठीक है, इलेक्शन से पहले जो होता है, ठीक है। तो यहां पर ना देश में जब ग्रोथ होती है तभी टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होगा, और टैक्स का कलेक्शन जब ज्यादा होगा तो आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी। तो यहां पर देश की ग्रोथ के साथ ये सेक्टर चलने वाला है। ये ऐसा सेक्टर है जो देश की ग्रोथ के साथ चलता है, राइट। अब जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं, अब ये डिपेंड करता है कि वो कब ज्यादा कमाएंगी। देखो, इंफ्रा में तुम क्या करने वाले हो, किसी शेयर को ही तो खरीदोगे। अब जब शेयर को खरीदोगे तो उस शेयर को ज्यादा बेनिफिट कब होगा? जब सीमेंट के प्राइसेस नीचे होंगे, क्योंकि इंफ्रा में मेजर रोल सीमेंट प्ले करता है। और क्रूड से रिलेटेड भी है ये, क्योंकि सीमेंट बनाने में क्रूड का यूज होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं उससे, है ना। तो आप ये सोच के देखो कि यहां पर ग्रोथ के लिए हम क्रूड ऑयल सीमेंट को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो इनके बाय प्रोडक्ट हैं एक तरह से जो यूज होने वाले हैं। बट यहां पर अगर हम बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट एक मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा ना तो लोग क्या करेंगे, कंपनियां इजी लोन उठाएंगी और फिर इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो लो इंटरेस्ट रेट समहाउ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पॉजिटिव माने जाते हैं। तीसरा चौथा हो सकता है पर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये करते हैं। अब इसके अगला सेक्टर है और उसका नाम है सीमेंट सेक्टर। अब देखो, सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एवरग्रीन सेक्टर है, ध्यान रखना, हमेशा चलने वाला सेक्टर है। तो पहला जो सीमेंट की डिमांड है कहां से आएगी? अगर इंफ्रा की डिमांड आ रही है, इंफ्रा की डिमांड कब आ रही है? जब ग्रोथ हो रही है। तो ऑल इन ऑल ग्रोथ के साथ चलने वाला सेक्टर है ये, ठीक है। तो जब ग्रोथ होती है देश में तो सीमेंट सेक्टर अच्छा करता है। दूसरी चीज, लो इंटरेस्ट रेट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे रहे तो इनके लिए पॉजिटिव होते हैं। तो अब ये लो क्रूड ऑयल प्राइसेस को हम कैसे देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए, जिनसे क्रशर्स होते हैं ना, जो लाइमस्टोन को क्रश करती है, वो चलाने के लिए क्रूड ऑयल की जरूरत होती है। इसीलिए क्रूड मेजर कॉस्ट प्ले करता है सीमेंट मेकिंग में, ठीक है। और चौथी चीज क्या होती है? मॉनसून। अब देखो, मॉनसून में तुम समझते हो इसका प्रोडक्शन नहीं होता है ना, होता है क्या सीमेंट का? नहीं। तो जब सीमेंट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो इन कंपनीज के लिए क्या होता है, थोड़ा वो जो तिमाही होती है वो थोड़ी स्ट्रगल वाली निकलती है। तो मॉनसून जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये चार फैक्टर जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। और बताओ और कौन सा सेक्टर है? बहुत सारे सेक्टर हैं, अब बोलते जाओ। टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं, चलो। अगला सेक्टर है टेक्सटाइल। अब ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पता है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा देश में रोजगार यहीं से आता है। अब टेक्सटाइल सेक्टर कैसे चलता है समझो। अब तुम ऐसा समझो कि तेरे पास अगर मान ले पैसा आ गया तो तू क्या करेगा? ज्यादा कपड़े खरीदेगा। ये हर किसी के साथ कॉमन चीज है, नीड है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये सबसे ज्यादा कब चलता है? अब सोचो हम कपड़े कब खरीदते हैं? पहला तो पैसा हो ना हो फेस्टिवल्स पे जरूर खरीदते हैं, तो इनके लिए फेस्टिवल एक अच्छी चीज हो गई, ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर है, फेस्टिवल्स पे सब ये करते हैं। दूसरा एक ही बात हो गई ना, फेस्टिवल फंक्शन। इसमें मैं बर्थडे और शादी लिखूं अलग से, ठीक है, तो ये फेस्टिवल एक ही है। अच्छा, इसके बाद देखो कॉटन प्राइजेस, कपड़े बनते कॉटन से हैं, तो अगर कॉटन प्राइजेस डाउन है तो इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इनकी लागत कम आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इनके लिए,
नहीं, बताता हूं तुझे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि कंजम्पशन है ना। अगर डिस्पोजेबल इनकम इनकी बढ़ जाती है तो इनके लिए ये पॉजिटिव माना जाता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब एक और चीज, अब अगला सेक्टर है हमारा हाउसिंग सेक्टर, ठीक है। हाउसिंग, अब देखो हाउसिंग सेक्टर ऐसा है जो मुझे तो कभी इसे पसंद नहीं था, बट अभी कोविड आया, कोविड में ये फेवरेट सेक्टर बन गया सबका। कैसे बन गया वो बताता हूँ कि कोविड के टाइम से पहले क्या था कि सब 2 BHK में एडजस्ट हो पा रहे थे, पर जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ तो सबकी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई बड़ा घर होना चाहिए उनके पास। और बड़ा घर हम बोलते हैं भाई 2 से बड़ा तो 3 या 4 BHK होगा। अब तू समझ कि तू घर पे रह के काम कर रहा है, और घर पे रह के अगर तू काम कर रहा है तो एक रूम तो तेरे को वर्क के लिए चाहिए अलग, क्या करेगा? मजबूरी हो गई ना बड़ा घर खरीदना। अच्छा, मजे वाली बात यह है कि तू पैसा भी अब कमा रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से क्या किया तूने, एक की जगह 2-2 कंपनियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। और उसका फायदा क्या हुआ? अर्निंग के साथ साथ परचेजिंग पावर बढ़ गई और लोगों ने घर शुरू कर दिया खरीदना, बड़े वाले। इसीलिए हाउसिंग के लिए जो कोविड था वो पॉजिटिव फैक्टर साबित हुआ। और आज मैं गारंटी बोल रहा हूं भाई, जितने लोगों को मैं जानता हूं जो वर्किंग है, मतलब ऑफिस में जॉब करते हैं, भाई 70% लोग घर से काम करते हैं आज के टाइम पे। कल्चर बन चुका है, आप देख लो। कुछ ही प्रोफेशन ऐसे रह गए जहां पे जाना जरूरी है। डॉक्टर से लेकर वकील तक सब ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं आज के टाइम में, कोई मिल रहा नहीं है भाई। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई क्योंकि आप आने जाने का जो समय है वो बच जाता है आपका, और वो बच जाता है तो आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो कोविड इसके लिए जो था ना वो टर्न अराउंड था। अब मैं कोविड यहाँ पर लिख देता हूँ एक फैक्टर के रूप में, ठीक है। कोविड जो था वो पॉजिटिव था, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई उसकी वजह से डिमांड बढ़ी। पर इससे पहले क्या हुआ करता था कि इससे पहले लोग जो देखते थे ना, तुमने देखा होगा दिवाली पे लोग ज़्यादा घर खरीदते थे, धनतेरस पे, यानी फेस्टिवल पे इसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। फेस्टिवल पे इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और तीसरा जो है सबसे बेस्ट पार्ट वो कि जो लो इंटरेस्ट रेट होता है वो पॉजिटिव होता है इसके लिए। अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अब डिस्पोजेबल इनकम सर बोल सकते हैं, पर एक्चुअली में ना यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम बहुत छोटा फैक्टर होगा, क्योंकि आप अगर 10,000 रुपये किसी के बढ़ रहे हैं तो वो 10,000 में कहाँ ही घर खरीद पाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा डिस्पोजेबल इनकम, बाकी वो ज़रूर फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर बनता है, छोटा फैक्टर बनता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी डिडक्शंस होती हैं ना, तो जैसे आप होम लोन लेते हो ना तो उसमें 3.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग इसलिए भी घर लेते हैं ताकि उन्हें वो 3.5 लाख का बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। सो वो मैं लिख देता हूँ। जो चौथा डिडक्शंस, ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट के लिए भी। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है तुमको कि अगर न्यू रिजाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ गए, तुमने देखा कि सरकार चाहती है कि आप न्यू रिजाइम में टैक्स फाइल करें, वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा होता है। देखो मैं तुम्हें सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर तुम 15 लाख तक कमाते हो और 15 लाख तक तुम न्यू रिजाइम में ना जाते हो तो तुम्हारा टैक्स बनता है सिर्फ 1.5 लाख रुपए, और तुम ओल्ड रिजाइम में जाते हो, सारी टैक्स सेविंग करके जाते हो, तब भी तुम्हें 2 लाख 2.25 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। तो तुम बिना टैक्स सेविंग के 15 लाख तक 1.5 लाख में आ जाओगे न्यू रिजाइम में। जब न्यू रिजाइम में जाओगे तो ये बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे सारे, और जब ये खत्म हो जाएंगे तो हाउसिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा ना। सरकार चाहती है कि सब ना न्यू रिजाइम में आए। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का नहीं मिलता था, ओल्ड रिजाइम में मिलता था सिर्फ। सरकार ने क्या किया, न्यू रिजाइम में भी अब वो 50,000 का डिडक्शन दे दिया। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। सर इसमें एक DHFL कंपनी थी ना, उसमें DHFL उसके बॉन्ड डिफॉल्ट हो गए थे मेरे भाई। सर जो इक्विटी होल्डर होते हैं उनको कुछ मिलता है, जो कंपनी डीलिस्ट होती है कुछ नहीं मिलता। अगर कंपनी के पास कुछ बचेगा तभी तो देगी, बचेगा तो पूरा पैसा मिल जाएगा। डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको कुछ मिलता ही है सर। अगर ऐसे देख, ऐसे समझ, कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया तो 2 तरह के लाइबिलिटी सर पे आएगी। सबसे पहला तो उधारी देने की लाइबिलिटी। बीइंग अ शेयर होल्डर तो तुम बाद की लाइबिलिटी हो उनकी, और लाइबिलिटी नहीं हो तुम, क्योंकि तुम तो ओनर हो कंपनी में, तो क्या पार्टनर हो। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले कंपनी को बेचोगे। बेचने के बाद जो एसेट्स बेचने के बाद पैसा बचा वो किसको दोगे? डिबेंचर्स वालों को, या जो भी क्रेडिटर थे तुम्हारे लिए,
यानी कंपनी में जिन्होंने भी उधार दिया, चाहे वो बॉन्ड के थ्रू दिया हो, डिबेंचर के थ्रू दिया हो, प्रेफरेंशियल शेयर के थ्रू दिया हो, प्रेफरेंस शेयर कैसे इशू होते हैं? कंपनी इशू करती है। वो जैसे डिबेंचर होते हैं ना, इसी तरह से कंपनी इशू करती है। नहीं, वो रीपरचेज कर सकता है, वो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस लोग ज़्यादा उसमें प्ले करते हैं। तो ये तीनों क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। अब यही लाइबिलिटी को सबसे पहले कौन करेगा खत्म? कंपनी करेगी। फिर उसके बाद कुछ पैसा बच गया, अब नंबर आएगा उन गरीबों का जो शेयर लेके बैठे हैं। अब उनको किस प्रोपोर्शन में मिलेंगे? मान लो कंपनी के शेयर होल्डर हैं 1000 और कंपनी के पास है 500 रुपए, तो 50-50 पैसे सबको मिल जाएंगे, पर शेयर के हिसाब से मिल जाएंगे। तो ये ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? परफेक्ट। अब बात करते हैं होटल बिजनेस की, यानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। अब देखो, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि पिछले 3 सालों में ना होटल के शेयर्स 10 गुना हो गए। इनको कोई पूछता नहीं था। यानी कि देखो, मैंने यार अपना करियर शुरू किया मान लो 2009 से, 10 से मान लेते हैं, चलो 10 से प्रॉपर मैं मार्केट में हूँ। तो 2010 से मैंने देखा कि कुछ सेक्टर्स ना कभी भी नहीं चलते थे, एंड उनको चलने के लिए ना 5% भी किसी रीज़न की ज़रूरत होती थी। अब ये 2 सेक्टर थे, होटल सेक्टर और रेलवे सेक्टर। अब हुआ क्या, और इनफैक्ट समहाउ ये हाउसिंग सेक्टर भी उन्हीं में से आता था। तो मैं जब भी अपनी क्लास में पढ़ाता था ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि देखो, तुम कुछ भी खरीद लेना, ये सेक्टर्स से दूर रहना। इसलिए दूर रहना क्योंकि यहाँ पर ना पैसा बनता ही नहीं। और अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा था जिसमें मैं बता रहा था हर 12 साल में बुरे से बुरे वक्त को भी बदला जाता है ना? तो वो यहाँ पर हुआ। देखो, मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने करियर की शुरुआत की 2010 में, आज 2024 से 14 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। अब ये 14 साल के एक्सपीरियंस का मतलब समझ रहे हो? 12 साल इसमें वो फैक्टर हो चुका है पूरा। और अगर तुम देखोगे कि ये सारे शेयर कब से चल रहे हैं, 2 साल से ही तो चल रहे हैं, यानी 3 साल से प्रिसाइसली। जब इनका 12वां साल था तब इनका समय बदला। चाहे टेलीकॉम हो, आप देखिए, चाहे ये देखिए अपना आईटी छोड़ दीजिए सर, ये देखिए पावर सेक्टर देखिए, सबका टाइम आया और देख कहां से कहां पे चले गए, 10-10, 20-20 गुना हो गए शेयर्स। होटल भी एक ऐसा सेक्टर था जो लेफ्ट आउट सेक्टर था। देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं इसे समझाने के लिए, ताकि आप कनेक्ट कर पाएं चीजों को। तो आप ऐसा समझिए कि आप होटल कब बुक करते हैं? जब घूमने के लिए जाते हैं तभी होटल को बुक करते हैं, उससे पहले तो नहीं करते। अब जब होटल बुक करते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि महीनों महीनों के लिए करते हैं, 5 दिन के लिए ज़्यादा हुआ तो। भाई आजकल देखो टाइम नहीं है किसी के पास, तो जब हम घूमने जाते हैं तो 3 दिन से ज़्यादा कोई घूमने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। चलो मान लो यार किसी ने जिद करी, दोस्तों ने, यारों ने, रिश्तेदारों ने, 5 दिन के लिए समहाउ तुमने मैनेज कर लिया, राइट? तो 5 दिन से ज़्यादा तो नहीं जा पाओगे। अब 5 दिन के लिए जब तुम जाओगे तो क्या हर महीने 5 दिन के लिए जाओगे? है ना? कब जाओगे? साल में 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले तो होटल बिजनेस ना लिमिटेड डिमांड सप्लाई पे चलता था। अब एक होटल है जिसमें 100 रूम है, पर 100 के 100 ऑक्यूपाइड एक टाइम पे थोड़ी होते हैं। समझ रहे हो? देखो, मैंने बड़े से बड़ा होटल देखा है, छोटे से छोटा होटल देखा है। आज के समय में नियरली 95% ऑक्यूपाइड होते हैं। अगर लॉन्ग वीकेंड आ जाए ना, तो चाहे गोवा चले जाओ, चाहे मसूरी चले जाओ, होटल पूरे ऑक्यूपाइड मिलेंगे। ठीक है? तो ये क्यों है कि होटल ऑक्यूपाइड होते हैं? सिर्फ एक ही रीजन है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कल्चर। ये जो कल्चर है जिसमें हम जी रहे हैं, इस कल्चर का नाम है जो मैंने दिया है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आफ्टर कोविड। क्योंकि लोगों ने देखा कि जीवन में ना चेंजेस इतनी जल्दी आते हैं कि बैंक में पैसा रखा हुआ है एंड वो किसी काम का नहीं है। तो लोगों ने कहा यार जो जोड़ा है उसे खर्च कर लो। एंड लोग ऐसे घूमने के लिए निकले हैं फिर कि रुक ही नहीं रहे यार, हर महीने ही ट्रिप पर जा रहे हैं। अब तो ये देखना पड़ता है कि यार अरे काम भी करते हो नहीं करते हो। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर है होटल बिजनेस को बूम करने में। तो होटल सेक्टर इस एटीट्यूड की वजह से चल रहे हैं क्योंकि जो ऑक्यूपेंसी रेट है होटल्स का वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? कोविड। अब मैं कोविड इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कैसे लिखूं, तो कोविड डाल रहा हूं और जो भी रिकॉर्डिंग सुनने का उसको समझ में आ जाएगा सर बोलना क्या चाहते हैं। तो कोविड ना एक बिट पॉजिटिव था इसके लिए। ठीक है? अब देखो होटल बिजनेस का ना मैं तुम्हें समझाता हूं होटल बिजनेस कैसे काम करते हैं। मान लो आप नेता हो, अभिनेता हो, तो आपके पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है। अब ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए ना होटल बिजनेस सबसे बेस्ट होता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जितने नेता अभिनेता होते हैं ना उनके होटल्स होते हैं, तुम देख लेना। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो होटल है 500 करोड़ का मान लो, ठीक है, पर 500 करोड़ की रजिस्ट्री थोड़ी होगी, रजिस्ट्री तो 10 करोड़ की होगी।
और बाकी का सारा 490 करोड़ वो तुमने ब्लैक में दे दिया, एडजस्ट हो गया वो। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग ब्लैक का वाइट करने के लिए होटल बिजनेस में आते हैं। तो अब इसीलिए यहाँ पर जब आप एक होटल खोलते हो तो उसमें इतने सारे रूम्स होते हैं, तो आपको ना स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्टाफ ना मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। तो पहले क्या होता था, पहले जब रूम ऑक्यूपाइड नहीं रहते थे तो उस समय पे क्या होता था, होटल की जो बिजनेस था वो कम आता था। लाइक मान के चलो जो अर्निंग हो रही है वो उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट हमेशा 30% था। 70% तो रूम वेकेंट रहते थे ना। अब वेकेंट रूम में साफ सफाई होगी, उनका पूरा का पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट है, एंड स्टाफ को ऐसा थोड़ी हायर करोगे कि 2 महीने के लिए कर लिया हो तो 12 महीने के लिए हायर हुआ, तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती थी, अर्निंग कम होती थी, जिससे कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता था वो बहुत कम आता था। इसीलिए होटल बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं थे बिफोर कोविड, पर आफ्टर कोविड प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि इसके पीछे का रीजन क्या है, हॉलीडेज, ये पॉजिटिव रीजन है, और फेस्टिवल्स इसी में डाल देता हूं मैं। लोग आजकल क्या करते हैं, दिवाली पर ना लक्ष्मी पूजन नहीं करते हैं, बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, है ना, गलत है ना ये। इसीलिए सेक्टर पसंद नहीं है, इसकी वजह से ही तो हम संस्कार बोल रहे हैं। तो कभी मत खरीदना ऐसे लोग। तो ये 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी तो मुंह माया। और अब ये काफी बढ़ चुका है, मैंने क्रॉस इसलिए किया कि काफी बढ़ चुका है, इसलिए नहीं कि मैं अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा था। तो अब काफी रिस्क है इसमें, ठीक है। इसी तरह से हॉस्पिटल, अब देखो हॉस्पिटल बिजनेस जो होता है ना, तुम्हें लगेगा बहुत प्रॉफिटेबल है। देखो होटल की तरह ना हॉस्पिटल्स भी आजकल, रिसेंटली क्या हुआ, मेरे फादर साहब को थोड़ी तकलीफ हुई तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। तो हॉस्पिटल लेके गया ना, तो डॉक्टर ने बोला कि सर इनको तो एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। तो एक बार तो मैंने कहा क्या हुआ, डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा सर इज एवरीथिंग फाइन? बोला हाँ सब कुछ ठीक है, बट हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा यार एक बार के लिए तो आपने डरा दिया मेरे को। मैंने कहा यार अच्छे खासे लेटे हुए हैं यहाँ पे, तुम बोल रहे हो यार कि आईसीयू में। बोला सर इसलिए नहीं बोल रहा मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रूम अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ऐसे बोलो ना फिर। तो मैंने कहा डिस्चार्ज कब तक दोगे? तो बोले 2 दिन में मिल जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे फादर डरते हैं नहीं इन चीज़ों से। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन घुमाए जो इस मेडिकल फील्ड में, तो बोले यार ऐसे ही चल रहा है भाई आजकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी करवा ले। फिर टीवी पे भी ये न्यूज़ सुनाई दी कि भाई आजकल हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, रूम्स अवेलेबल नहीं है तो वो आईसीयू में, क्योंकि बड़ा होता है 20-50 पेशेंट एक साथ आ जाते हैं, इसलिए कमाई का नया धंधा बना लिया उन्होंने कि पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं है, रूम अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि डबल कॉस्ट पे जाता है ना वो। तो आईसीयू में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जिसकी वजह से इनकी कमाई भी ज़्यादा होती है। तो आप ये समझो कि हॉस्पिटल बिजनेस तो बहुत ज़्यादा कमाई वाला बिजनेस है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अपनी कमाई को सरकार को बताते हैं, दिखाते हैं? जवाब है नहीं। आप देखना इनका जो प्रॉफिट आता है ना, उसमें ये कभी भी प्रॉफिट को शो नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने इन्हें 1 रुपये गज के हिसाब से जो ज़मीन दी है ना, उसमें ये इन्हें बताया गया था कि देश की सेवा करने के लिए दे रहे हैं, तुम्हें ये पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे हैं। कोई भी हॉस्पिटल प्रॉफिट के लिए थोड़ी बनता है। देखो हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें पहले स्कूल या हॉस्पिटल बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है, और वो जो ट्रस्ट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आप देश की सेवा करने के लिए वो ट्रस्ट बना रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी बना रहे हो। तो जब आप ये प्रॉफिट बना रहे हो तो ये बैलेंस शीट पे कैसे दिखाओगे? ये तो इलीगल है ना, सरकार कैप कर देगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबल नहीं है। पर कहते हैं ना, इतना ज़्यादा इनके पास पैसा आ गया है, इतना ज़्यादा डिमांड आ गई है, इतनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट इनका हाई है, तो ना करते हुए भी प्रॉफिट आ रहा है इनका। क्योंकि पहले कोविड से पहले तो लोग, यार मैं समझता हूँ 100 में से 1 बंदा हॉस्पिटलाइज होता था। अब हॉस्पिटलाइज रेट देख लो तुम, 100 में से 50 बंदे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं छोटी सी तकलीफ पे। तो किसका भला हो रहा है? इनका भला हो रहा है। तो अगेन जितनी भी मैंने यहाँ पर बातें समझाई, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? कोविड। तो कोविड के बाद जिंदगी चेंज हो चुकी है, और इसीलिए हॉस्पिटल्स के जो शेयर्स हैं वो भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूम अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल्स की वो नहीं है, डिमांड हाई है। यानी कि मैं हाई डिमांड लिख देता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक है। इस वजह से जो है हॉस्पिटल शेयर जो है वो रॉकेट हो रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो कभी ना कभी बैक टू नॉर्मल सिचुएशन होगी, आज 2 साल में 3 साल में। अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन हो चुकी है इनकी, तो इस सेक्टर को भी थोड़ा सा मैं अवॉइड की लिस्ट में डालता हूँ, क्योंकि ये रेगुलेटेड सेक्टर है, यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत हाई हैं। तो कभी भी सरकार की नज़र पड़ती है ना, तो सरकार जो है वो कर देती है। तो इसलिए हॉस्पिटल को भी आप पोर्टफोलियो में मत रखिएगा, ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे
एक और सेगमेंट है इसका जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है। हाँ, डायग्नोस्टिक कह सकते हैं सर। तो डायग्नोस्टिक जो सेंटर्स होते हैं ना, उसमें डॉक्टर लाल पैथ लैब, थायरो केयर, इस तरह के जो शेयर्स आते हैं वो आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये मुझे शेयर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पूछे क्यों? क्योंकि ना इनकी कॉस्टिंग वन टाइम होती है, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं तो वन टाइम कॉस्ट होती है इनकी। अब देखो जो मशीनें इन्होंने लाए हैं ना, तो उसकी कॉस्ट वन टाइम है पर अर्निंग लाइफ टाइम है, ध्यान रखो। तो आप जो मशीनें, मान लो तुम, आपका ना कोई ये है अपना लेबॉर्ट्री है आपकी, तो आपने मशीन तो एक बार खरीदी ना, अब वो चलेगी 10 साल 20 साल, उसके बाद AMC करा लो तो और लाइफ बढ़ जाती है। अब तुम उस पर टेस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसका क्या बिगड़ रहा है? तो एक बार जो इन्वेस्टमेंट कर दी जिंदगी भर कमा के देगी, पहली चीज। अब यहां पर तुम देखो कोविड के बाद क्या हुआ कि हर बंदा प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में हर 6 महीने में अपना टेस्ट करा रहा है। देखो तुम लोग बहुत हेल्दी हो, पर कहीं ना कहीं तुमने आज तक अभी टेस्ट नहीं कराया, तो भी मन में आता है ना साल भर में करा लेते हैं यार, घर वाले कहते हैं बेटा करा ले टेस्ट। क्यों? ये आजकल ना प्रिकॉशनरी हर बंदा चाहता है, और ये गलत नहीं है, ये अवेयरनेस के तौर पर बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अवेयरनेस है ना टूवर्ड्स हेल्थ, वो इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है ना, इसके लिए। और ये आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। देखो जो मरीज है बेचारा वो तो टेस्ट कराएगा ही, जो हेल्दी है वो भी करा रहा है। तो ये जो सेक्टर है ये एवरग्रीन है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे सेकंड उसमें ऐसे लिख देता हूं, अवेयरनेस टूवर्ड हेल्थ, ठीक है। तो आप समझ जाना, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर के लिए, और इसीलिए हम इसके शेयर्स को खरीद सकते हैं। एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब देखो एंटरटेनमेंट सेक्टर में ना मेजरली 3 चीजें होती हैं, बट हम यहाँ पर एंटरटेनमेंट मीडिया, मतलब मीडिया को हम बता रहे हैं एंटरटेनमेंट से। तो मीडिया में 3 सेक्टर आते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एंटरटेनमेंट। पर मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर टाइप के नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीडिया आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है पावर के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसे अवॉइड कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट में हमारे पास जो शेयर्स है PVR, जो मूवीज़ आपको सबको पता था, थिएटर है, बहुत बड़ी चेन है जहाँ पे हम मूवीज़ जाकर देखते हैं। तो अब ये जो PVR जैसी शेयर्स है ना, ये 2 चीज़ों पर चलते हैं। देखो फेस्टिवल इनके लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दूसरा डिस्पोजेबल इनकम, और तीसरा कोई क्या कहते हैं उसे, मल्टी स्टारर मूवी जो होती है, या कोई बिग हिट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो ब्लॉकबस्टर, यस मेरे को वर्ड नहीं आ रहा था वो, तो ब्लॉकबस्टर या बिग हिट जो मूवी आती है ना, इनके लिए पॉजिटिव होती है। तो ये 3 चीज़ें ऐसे सेक्टर के लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत ज़रूरी सेक्टर पावर सेक्टर। अब देखो पावर सेक्टर तो नेसेसिटी है ना, तो ज़रूरत है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको पावर की हर जगह ज़रूरत होती है। अब एवरग्रीन सेक्टर है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पावर किन किन तरीकों से बनाई जाती है। देखो थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, बायो, सोलर, विंड और न्यूक्लियर, ये 6 मेजर सोर्स होते हैं पावर के। बट हर पावर में ना एक समस्या है कि किसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई पोल्यूशन करता है, किसी की अवेलेबिलिटी कम है तो किसी की जो कैपेसिटी जनरेशन है वो कम है। तो इसी वजह से जो पावर है एक बेहतरीन सेक्टर होने के बावजूद भी नहीं चला करता था। इंडिया हैज अ सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, बावजूद उसके हम कोल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उससे बहुत पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट को, समझ रहे हो। अब ये एक कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए अब हमें दूसरे सोर्सेस पे स्विच होना पड़ा। बट दूसरे सोर्सेस पे स्विच होने के बाद भी एक समस्या आती थी कि जो कैपेसिटी जनरेशन है वो नहीं हो पाती थी जिसकी वजह से ये जो सेक्टर था बहुत ही अंडररेटेड था। बट जब से सोलार पावर हमारे जीवन में आया है, कैपेसिटी भी जनरेट करता है, लो कॉस्ट भी है और हाई पॉसिबिलिटीज भी हैं, तो ग्रीन एनर्जी ना एक बड़ा पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए। तो ध्यान रखो ये मल्टी बैगर सेक्टर है। ग्रीन एनर्जी जो है ना ये एक बिग पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है ऑलरेडी आप देखो पिछले 2 सालों में 10 गुना बढ़ चुका है, आगे भी बढ़ेगा क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं यही बोलूंगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। जो डिमांड है वो बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉजिटिव है, डिमांड बहुत अच्छी है।
और सारी चीज़ें इसके लिए फेवरेबल हैं, तो मुझे लगता है ये सेक्टर तो चल रही है। ठीक है, अब अगला जो सेक्टर है ना उसका नाम है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर, अभी जो टेलीकॉम सेक्टर है इसको देखो मैं ना कर रहा हूँ पहले ही, ऐसे क्रॉस कर दिया, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसके पीछे रीजन देता हूँ। देखो टेलीकॉम बिजनेस जो है ना बहुत मुश्किल है चलाना। तुमने देखा आइडिया फेल हुआ, वोडाफोन फेल हुआ, एयरसेल फेल हुआ, टाटा, चलो टाटा टेलीकॉम फेल हो गया था वो भी, रिलायंस कम्युनिकेशन फेल हुआ, हर कंपनी फेल हुई है। रीजन पता क्या है? जो टेलीकॉम बिजनेस है ना ये बहुत मुश्किल है इंडिया में ऑपरेट करना, क्योंकि इंडिया में सबको फ्री चाहिए होता है। आप देखो ना, आप अब्रॉड जाओ, आप अमेरिका जाओ, आप लंदन जाओ, आप यूरोप जाओ, यूरोप की किसी कंट्री में चले जाओ, आप दुबई जाओ, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी कॉस्टली है, रहना और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पर इंडिया में आप आओ तो इंडिया में ऑलमोस्ट ना लोग इतने जुगाड़ू हैं कि अपने वाईफाई से कॉलिंग कर लेंगे, हैं? और इंडिया में तो सब कुछ फ्री है, अनलिमिटेड मिलता है। अच्छा, वी बिलीव इन अनलिमिटेड थिंग्स ना, जहां भी वी हैव अ कैपिंग ना, हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अब इंडिया में देखो बहुत सारे लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट अगर वैसे देखें तो ऑफिशियली 140 करोड़ की है, वैसे देखें तो 150 करोड़ भी हो सकती है। अब गांव देहात में जाओ और वहाँ पे किसी को बोलो भाई 500 रुपये लेंगे फ़ोन यूज़ करने के, क्या लेगा भाई? वो 500 छोड़ो, 5 रुपये नहीं देगा वो, मानता है भाई? अब तुम फ़ोन के पैसे कब दोगे? जब तुम्हें ज़रूरी है वो यूज़ करना। पर एक बात बताता हूँ तुमको, देखो अब बिजनेस एस्पेक्ट से समझना, डेटा जो होता है ना, डेटा, जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है ना उसका बिजनेस उतना सक्सेसफुल है। इस बात को कितने लोग मानते हो आप लोगों में से? ठीक है, तो एक्चुअली मैं ये जो टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है, ये बिजनेस ना उसका नहीं है, डेटा का बिजनेस है। यानी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाती है अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, और मैं उसे जिस मर्जी जिस तरह यूज़ कर लूँ। जितने तुम मुझे कनेक्शन में पे नहीं करोगे ना उससे ज़्यादा का वो डेटा है मैं यूज़ कर लूँगा। अब नॉर्मली क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ना डिलीवर करने के लिए ना आपको टावर की ज़रूरत पड़ती है। और देखो नए टावर नहीं लगते हैं, आपको पता है नए टावर नहीं लग रहे ना आजकल, क्योंकि उससे रेडिएशन होती है जिससे बीमारियां होती हैं, इसलिए टावर शेयरिंग बिजनेस आ गया है। अब ट्राई ने क्या किया है, जो उसकी अथॉरिटी है उसने टावर को शेयर करने के लिए बोला है। यस, उस पर भी आ रहा हूँ। टावर के बाद जो कनेक्टिविटी होती है ना वो स्पेक्ट्रम से होती है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है बहुत महंगा आता है, नेचुरल होता है ना? हाँ नेचुरल होता है, पर हर देश की ये वो होती है, अपनी संप्रदा होती है। तो ये क्या करते हैं, ये इसे बेचते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, आर्मी के पास इंडिया का सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम है। क्यों है? क्योंकि वो देश में हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो भारत सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उनको स्पेक्ट्रम मुहैया कराना। तो भारतीय सेना के पास सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम होता है। तुम देखते हो हमारे सैनिक बुरे से बुरे हालात में भी हो, उनकी कनेक्टिविटी एकदम ओके होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्पेक्ट्रम उनके पास बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो फ़ोन कनेक्टिविटी है कभी भी नहीं होगी, या होगी तो कम होगी या लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा है ना वो कंपनी के थ्रू आ रहा है, एंड कंपनी उसे खरीद रही है सरकार से। और जब कंपनी सरकार से खरीद रही है ना तो उसके लिए बहुत बड़ा पैसा पे कर रही है। और जब वो पैसा पे करने के बाद आपसे उसकी रिकवरी करती है ना, तो आप लोग पैसा नहीं देते हो, क्योंकि आप बोलते हो हमें तो फ्री चाहिए। अब मेरा मतलब आप लोगों से नहीं है, मेरा मतलब उन लोगों से है। ठीक है, आप तो भले मानुस हो, आप पैसा देते हो। ठीक है, तो अब कंपनियों को हम लोगों से क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और उतना चाहिए जितने उन्हें स्पेक्ट्रम कॉस्ट के ऊपर वाला पैसा चाहिए। तो उतना पैसा कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लॉसेस करती है टेलीकॉम कंपनी। तो इसीलिए ये हाई कॉस्ट बिजनेस है, लो प्रॉफिट बिजनेस है। पर कंपनियां आजकल स्मार्ट हो गई हैं, उन्होंने अदर तरीके अपना लिए हैं, जैसे D2H सर्विसेज, वाईफाई सर्विसेज, लैंडलाइन लीज लाइन, इसके थ्रू वो कंपनियां कर रही है, OTT मॉडल पे काम कर रही है, वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अदरवाइज ये जो बिजनेस है प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, यहां पर क्योंकि देखो जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जिसे ARPU कहते हैं ना, ये इंडिया में वेरी लो है, वेरी लो, जिसकी वजह से बिजनेस जो है कम आता है, और ये इसके लिए बिग नेगेटिव है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अब टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां 8 महीने से अच्छा कर रही हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने अपने टैरिफ रेट बढ़ा दिए, और टैरिफ रेट बढ़ाने की वजह से इनके जो वो हैं, क्या कहते हैं उसे, जो ARPU हैं, वो थोड़े से बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉफिटेबल हो गई है। ठीक है, एयरटेल सबसे ठीक है। एयरटेल ठीक है। एयरटेल ने देखो, एयरटेल का ना जॉइंट वेंचर है MTS, जो साउथ अफ्रीकन कंपनी है। तो साउथ अफ्रीका से रेवेन्यू प्रॉफिटेबल है,
तो उसकी वजह से एयरटेल प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसकी जो जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं, जो बाकी कंपनीज हैं, वो प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज भारतीय एयरटेल भी इंडिया में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना रही है, बट ठीक है, वो इधर उधर करके ना कर लेते हैं वो। देखो जो केमिकल है ना, केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और केमिकल सेक्टर के पीछे जो देखो, केमिकल पहले तो मैं बता दूं आपको हर एक चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, हर एक चीज़ में। बिना केमिकल के दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा आजकल। एग्जैक्टली हर चीज़ में केमिकल है। अब केमिकल को दो तरह से हम करते हैं, एक तो फर्टिलाइजर केमिकल, केमिकल एंड फर्टिलाइजर कर देता हूं मैं ताकि तुमको समझाने में आसानी हो, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर तो बेसिकली ना गवर्नमेंट पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ये सेक्टर पे बैन लग जाता है ना, या कुछ सब्सिडी मिल जाती है, तो ये जो सेक्टर है पूरा उस पर डिपेंडेंट होता है। बाकी हाई डिमांड है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है केमिकल सेक्टर काफ़ी अच्छा है। तो हाई डिमांड ऑलवेज रहती है, तो ये केमिकल सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड तीसरा चाइना फैक्टर। देखो चाइना में ना बहुत सारी जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं वो बंद हुई, जिसकी वजह से हमारे देश में जो केमिकल सेक्टर है उसको डिमांड मिली, और जिसकी वजह से ये पॉजिटिव है। चाइना फैक्टर मैंने जो लिखा है इसका मतलब है कि चाइना में जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं उसकी डिमांड हमारे यहाँ पे स्विच हुई है, जिसका फ़ायदा हमें मिला है। तो ये तीनों चीज़ें केमिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। लिकर सेक्टर, ठीक है, जब लोग खुश होते हैं तब भी पीते हैं, दुखी होते हैं तब भी पीते हैं, बारिश आती है तब भी पीते हैं, बारिश नहीं आती तब भी पीते हैं, तो इन शॉर्ट सब पीते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये सेक्टर ना गवर्नमेंट पॉलिसी से रेगुलेट होता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनसे रेगुलेट होने वाला होता है। दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम इसको इम्पैक्ट करती है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पॉजिटिव होती है इसके लिए, हाई डिस्पोजेबल इनकम। एंड फेस्टिवल पे डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके लिए बड़ी, और जो इवेंट्स होती है ना लाइक वर्ल्ड कप, वो भी इनके लिए पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है इनके लिए। तो ये लिकर सेक्टर के लिए सबसे, जो आज का हमारी यूथ है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारी जो एवरेज एज है वो 28 साल है हमारे देश की। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।